the uniform. Today we have our another family member, Devi Prakash. He recently got his recommended from 32 SSB Jalandhar and secured All India rank 129. So welcome you all, and especially Devi. Today this platform is all yours. Thank you, ma'am. This is all because of this family. Without this, it cannot be happen. Like I got the recommendation because Okay. it helped me a lot. ओके सो आज हम बिल्कुल रॉ जाएंगे विदाउट किसी चीज की परवाह किए हुए. टुडे लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर. ओके सो स्टार्टिंग विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम आई वांट टू लिसन अ लॉट ऑफ स्टोरीज इंसिडेंट्स एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम यू देवी. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हेन यू स्टार्टेड दिस जर्नी, और थोड़ा बहुत अपना फैमिली बैकग्राउंड, सो जो हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं दे विल आल्सो हैविंग दैट फेमिलियराइजेशन, है ना, विथ योर बैकग्राउंड. एंड ये जर्नी तूने कब स्टार्ट करी थी, कितने साल हो गए, एंड what was the day, exact day, you know, when you have your name in the merit, and what are the, you know, that what is the feeling you have at that time? So hand over. Yes, ma'am. So basically, I come from Odisha, where dreams of defense is very rare. So my schooling is done from Jawan Navodaya Vidyalaya Jagatsinghpur, totally centrally sponsored school, and free of cost education from 6th class to 12th class onwards. Okay. Then in my family, there are 5 members. My father, my mother, my grandfather, and my sister and me. My mother is currently working as a private school teacher, and my father is not indulged in any kind of professional job as he is taking care of my grandfather. He is a cancer patient. So my sister is also doing her graduation. So basically मेरा ये जो सफर शुरू हुआ था तो 11 से शुरू हुआ था, क्योंकि मेरे एक आस पड़ोस में एक भैया है, उन्होंने भी एनडीए निकाल दिया था, उनका भी रैंक कुछ अच्छा था, 152 कोर्स के थे वो. तो जब मुझे ये पता चला तो मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसा भी उड़ीसा से मेरे आसपास से कोई भी मेरिट इन हो सकता है. तो मैंने उनसे पूछा तो कि कैसे किए, तो उन्होंने थोड़ा गाइडेंस दिया, फिर मोटिवेशन आया, फिर मैंने लग गया कि रिटर्न निकालना है. मुझे लग रहा था कि रिटर्न एसएसबी से ज्यादा हार्ड होता है, अगर तुमने रिटर्न निकाल लिया था तो एसएसबी निकल जाएगी. तो मेरा ये बिलीव था. तो मैंने पढ़ाई की, मतलब रेसिडेंशियल था तो इतना कुछ फोन अवेलेबल नहीं था, जो टैबलेट वगैरह मिलता था स्कूल से उससे पढ़ाई की, और यूट्यूब से जो आते हैं ना, मतलब वन शॉट वगैरह जो चैप्टर्स वगैरह उससे पढ़ाई की रिटर्न के लिए, और निकल गया मेरा पहले अटेम्प्ट में रिटर्न. तो मैं रिटर्न निकाल के बहुत खुश हो गया, मतलब जैसे कि मैंने रिटर्न ही हो गया पूरा. तो फिर तो फिर आई एसएसबी की बारी. तो मैंने फिर एसएसबी की डेट्स आ गई. मेरा था 10 जनवरी तक 20 जनवरी के बीच में जो भी डेट ले सकते हो. तो मेरा बर्थडे भी आता है 11 जनवरी को. तो मैंने सोच लिया 11 जनवरी को ले लूंगा और रिकमेंडेशन पा जाऊंगा तो इंडिया चलूंगा. मैंने फिर 11 जनवरी को एसएसबी के लिए अपना ले लिया, डेट ले लिया. तो रिपोर्टिंग आई थी 106 समथिंग, तो स्क्रीनिंग हुए 40. तो मैंने भी स्क्रीनिंग कर लिया, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो कर ही रहा था, तो इसलिए मैंने भी स्क्रीनिंग कर लिया. तो स्क्रीनिंग होने के दिन भी मैं बहुत खुश हो गया, मतलब जो कैफे होता है, इलाहाबाद बोर्ड जो गए हुए उनको पता है कैफे होता है वहां पर. तो मैंने वहां पर भरपेट खा लिया आराम से बिना फिक्र किए. दूसरे दिन तीसरे दिन के तो स्क्रीनिंग में पूरा मजा कर लिया. तो स्क्रीनिंग खत्म, तो रात को सो गया, सुबह उठ के साइकोलॉजी टेस्ट, तो ब्लंडर होना शुरू हो गए. मैंने ब्लंडर किया वर्ड के सीक्वेंस पे, मतलब मैंने एक सीक्वेंस छोड़कर, मतलब 30 वाले नंबर के वर्ड को 31 में लिख दिया. फिर उसके बाद सारे गलत. जब 60 के 60 वर्ड मेरे खत्म हो चुके हैं, तब स्क्रीन में और एक वर्ड फ्लैश हो रहा है. तो मेरा दिमाग हिल गया वहां पर. फिर उस चक्कर में मैंने एसआरटी के भी सीक्वेंस गलत कर दिए. ओके. मतलब इतने में तो मैं बहुत पैनिक हो गया था, और एसडीटी कैसे ऐसे करके खत्म कर दिया. फिर जीटीओ, मेरा साइकोलॉजी थोड़ा बहुत तो जो था, पर जीटीओ पूरा गंदा था, कि इतना गंदा था कि मुझे कमांड टास्क में एक भी लड़के ने नहीं बुलाया. मैं वहां पर सर्दी के टाइम था ना, मेरा जनवरी पे रिपोर्टिंग थी, मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई नहीं बुला रहा है. उस वक्त मुझे इतना बुरा लगा कि मुझे तब भी इतना बुरा नहीं लगा जब मैं रिकमेंड नहीं हुआ, कि एक भी बंदे ने मुझे नहीं बुलाया, सबको बुलाए. मैं वहीं पे बैठा रहा. जीटीओ फिर जो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल थे वो भी 7-8 ही किए बस. मेरे साथ वाले लोग 11-12 कर रहे थे. तो पूरा मोटिवेशन डाउन हो गया. और जो इंटरव्यू था वहां पे भी सीक्वेंस याद नहीं रहे थे. मैं एक ही सीआईक्यू में इंटरव्यूअर को बार बार पूछ रहा था कि क्या था सीक्वेंस. अच्छा. तो मेरा खत्म है, मतलब कॉन्फ्रेंस में मुझे सिर्फ पूछ लिया कि क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या बुरा लगा, खत्म. फिर जो
जो रिजल्ट के टाइम आए तो बोले कि कितने रिकमेंड हुए सोच रहे हो, तो हमने भी बोल दिया सारे के सारे रिकमेंड हो जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया और मेरा नहीं हुआ। तो ठीक है। जब मेरा नहीं हुआ, हाँ, हाँ, so what is the difference you observed when you not recommended Allahabad से and then you have your Jalandhar? तो वो पूरे फेज में what was your thought process और क्या डिफरेंस तूने ऑब्जर्व किया? मैंने दोनों एसएसबी में जमीन आसमान का फर्क था। मतलब एक में 0 दूं तो एक में 100 दे दूंगा, क्योंकि स्क्रीनिंग के टाइम पे तो जैसा स्क्रीनिंग में पहले गया था उससे थोड़ा परफेक्ट होके गया था, तो स्क्रीनिंग में मुझे प्रॉब्लम नहीं था। मुझे ऐसे भी लग रहा था कि दूसरे एसएसबी में मेरा स्क्रीनिंग का जो नंबर आएगा ना वो पहले 5 में आ जाएगा, और मेरा 2 नंबर में ही आ गया। मेरा मतलब 2 नंबर सीरियल में मेरा नाम आ गया। तो फिर जो साइकोलॉजी टेस्ट था उसमें मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि मैंने बहुत 3-4 मॉक तो दे ही रखे थे साइकोलॉजी के, तो सीक्वेंस का तो प्रॉब्लम नहीं था। उससे अच्छा मेरे अटेम्प्ट्स बहुत क्वालिटी के आ रहे थे, और ज्यादा अटेम्प्ट किए थे मैंने। एसआरटी और एसजीटी बहुत अच्छे से लिखा था। उसके बाद जीटीओ में मैंने पहले एसएसबी में मैंने ये सोच रहा था कि इंटेलिजेंस से मायने रखती है बहुत ज्यादा, कि अगर तुमने स्ट्रक्चर्स के सोल्यूशन दे दिए तब जाके तुम जीटीओ में पास होगे, नहीं तो नहीं होगे। पर ये गलत था, क्योंकि जीटीओ में इंटेलिजेंस के साथ साथ ग्रुप डायनेमिक्स भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि मैंने इस बार भी कोचिंग नहीं ली थी, और जीटीओ के आउटडोर यही पीडीएफ से बनाकर गया था। निसरीन में हमने बहुत सारे पीडीएफ भेजे थे और मैंने वहां से बना के गए थे। तो वहां पे जो मैंने जितना हो सका उतना सोल्यूशन दिया। वहाँ 1-2 तो गलत भी थे, पर कोई बात नहीं। मुझे कमांड टास्क में सबसे ज्यादा ने बुलाया इस बार। मतलब मुझे 4 लोगों ने बुलाया था इस बार। और पहले एसएसबी में ये सोच रहा था कि टेस्ट में फोकस करना है, बाकी लोगों से कुछ मतलब नहीं है। और मैं ये डर रहा था कि बाकी लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और मैं उनसे बात करूंगा तो फूल ही लगूंगा। तो दूसरे में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने टेस्ट में फोकस बहुत कम रखा। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, जो नए फ्रेंड्स बनाए थे, उनके साथ घूमा फिरा और खेला वॉलीबॉल वगैरह। और उन्होंने मुझे जीटीओ में बहुत सपोर्ट किया, और जीडी के वक्त भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। कि मैं तो अपने आप से स्पेस बना रहा था, पर उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। तो इस हिसाब से मेरा एसएसबी बहुत डिफरेंट था। और एक बात, इंटरव्यू में, पिछली बार इंटरव्यू में मैंने ऐसा कुछ प्रैक्टिस नहीं किया था। मतलब सिर्फ सीआईक्यू बना दिया था और सोच रहा था कि जो भी बोलेंगे बोल दूंगा, क्योंकि मेरा मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था अपने स्पीकिंग के ऊपर। पर मुझे ये पता नहीं था कि ये स्पीकिंग का टेस्ट नहीं है, ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है। तो मुझे जो अपने पहले वाले चेस्ट नंबर थे, मतलब मेरा 28 था पहले वाले एसएसबी में, तो 26-27 को उनको मैप बेस्ड पूछ रहे थे। तो मुझे लगा मुझे ही पूछेंगे। मैं तभी मैप खोल के बैठ गया कि क्या क्या पूछ सकते। मतलब लास्ट मोमेंट में प्रिपेयर कर रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। तो जैसा होना था बहुत बेकार गया इंटरव्यू। पर दूसरी बार मैंने 250 क्वेश्चन लिख रखे हैं पूरे, मतलब एक किताब भर रखा है पूरा इंटरव्यू के क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, और उसका प्रॉपर आंसर भी बना रखा है। और ये नहीं कि मैं उनको रट के गया हूँ, सिर्फ मैंने बना रखे है कि उस वक्त मुझे इतना सोचना ना पड़े। और जो मैप बेस्ड था वो भी बहुत क्लियर था। और दूसरे एसएसबी में इंटरव्यू के बाद ही मुझे पता लग रहा था कि थोड़ा रिकमेंडेशन का चांस हाई है, क्योंकि वो इंटरव्यूअर मुझे हंस के मतलब जो आउट कर रहा था, मतलब एग्जिट दे रहा था कि हाँ जाओ अब तुम ठीक हो। और जो कॉन्फ्रेंस में मेरे जब मतलब दूसरे एसएसबी में स्क्रीनिंग के टाइम पे भी मुझे परेशानी नहीं हुई, बाकी प्रोसेस के टाइम पे भी मैं घबराया नहीं, पर कॉन्फ्रेंस के टाइम में मुझे डर लग रहा था कि क्या होगा अब। तो तब मैंने जब एंटर किया कॉन्फ्रेंस रूम, तो वो जीटीए और इंटरव्यूअर ऑफिसर जो पास पास बैठे थे वो मुझे देखकर स्माइल कर रहे हैं। तो मैं फिर स्माइल करते हुए एंटर किया और बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए। तो ऐसा था, मतलब बहुत सारे डिफरेंस थे। ओके, सो दोज हु आर गोइंग फॉर एसएसबी, उनका स्क्रीनिंग प्रोसेस है, तो उनके लिए अगर 2 लाइन में तू एडवाइस करना चाहेगा देवी, तो क्या करना चाहेगा, किस पे फोकस करना चाहिए? स्क्रीनिंग में पहले तो अपना नैरेशन सही करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। तुमको डरना नहीं है बाकी सबके नैरेशन देखकर कि वो बहुत तगड़ा कर रहे हैं, तुम कर नहीं कर पाओगे, तुम कर पाओगे। और दूसरी चीज जो बोलूंगा कि ग्रुप को देखकर चलना है, पूरा डोमिनेट भी नहीं करना है और पूरा ये भी नहीं दिखना है, मतलब पूरा फूल भी नहीं दिख रहा है। तो ये दोनों चीज, और स्टोरी में भी फोकस करना है, ये प्रैक्टिस से आ सकती है। तीनों चीज प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है। देवी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि मतलब कोचिंग जाने के बाद भी रिकमेंडेशन नहीं ले रहे, एंड दे आर नॉट फाइनेंशियली साउंड। सो उन लोगों के लिए हाउ यू कैन एडवाइस कि वो घर से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड what are the changes you inculcate during 1 month before your SSB? So that is the most important thing where you need to emphasize कि जो लोग घर पे रह के कर रहे, क्या शेड्यूल उन्हें फॉलो करना चाहिए 1 महीने पहले अपने SSB के? तो मेरा ये था कि मतलब
मैं एक सोच रहा था कि कोचिंग जो 14 डेज का प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि देखो तो एसएसबी रिटर्न भी नहीं निकलता 2 महीने की प्रिपरेशन से, तो एसएसबी तो उससे भी बहुत बड़ी चीज है, तो 14 डेज का प्रोसेस तो नहीं है बिल्कुल। और मैं ये सोचता हूँ कि एसएसबी 4 पिलर्स में टिका हुआ है: कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और नॉलेज और कॉन्फिडेंस। ये 4 चीज हो गए तो हो जाएगी। और बाकी रहा जो आपने बताया कि क्या क्या किया था मैंने और क्या क्या करना चाहिए, तो जैसे कि कोचिंग में सिर्फ तुमको एक ही एडवांटेज मिलेगा, वो भी आउटडोर जीटीओ में, और कुछ भी नहीं है, और बाकी सब चीज तुम ऑनलाइन कर सकते हो व अपने से कर सकते हो। तो मेरा मेरा शेड्यूल ये था कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाता था, उसके बाद रनिंग या साइकिलिंग करने जाता था, तो अपने आप में जो लिमिट होते हैं थोड़ा थोड़ा क्रॉस करता था, क्योंकि मेरा रनिंग इतना अच्छा नहीं है, मैं पहले 2 किलोमीटर ही भाग पाता था, मैम को भी पता है। देवी, मैं यहीं पे तुझे रोकूंगी। जब देवी हमेशा से एक वो भेजता था अपना पेस वगैरह और सब कुछ, तो मैंने देवी को एक दिन बोला था कि देवी तुझे आर्मी का जो स्टैंडर्ड है ना 5 किलोमीटर 25 मिनट का, वो तोड़ना है। तो देवी याद है एक बार तूने वो तोड़ा था और तूने मुझे वो हाँ स्क्रीनशॉट हाँ भेजा था। तो वो मोमेंट कैसे तूने अचीव किया? हाँ मैम, मतलब आपने जब मुझे बोला था कि 25 मिनट्स के अंदर आना है, तो मेरा शॉर्ट टर्म गोल यही था, मतलब फिजिकल में मुझे यही करना है कि मैं बाकी फिजिकल छोड़ दिया, मतलब जो पुशअप पुशअप वगैरह वो थोड़ा बहुत कर रहा था, रनिंग पे ज्यादा फोकस किया। तो मैंने देखने लगा कि यूट्यूब में कैसे करते हैं वार्म अप वगैरह, कैसे ज्यादा इफिशिएंट से दौड़ भाग सकते हैं, तो मैंने वो फॉलो किया, मतलब लगे 2 वीक 3 वीक लगे मुझे तो अचीव करने में, और अचीव करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब कि कुछ तो किया अभी मैंने, ये थोड़ा थोड़ा गोल अचीव करके मेरा हो जाएगा शायद। तो फिर मैंने आपको भेज दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है। अगेन हम अपने वापस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है कि तेरा पूरा डेली शेड्यूल क्या होता था? तो पहले रनिंग पे जाया करता था, इधर 3 से 5 किलोमीटर रनिंग या 20 से 30 किलोमीटर साइकिलिंग करता था, इन दोनों में से एक करता था। उसके बाद आ जाता था तो क्लास शुरू हो जाते थे कंटेंट वाले, जो 8 बजे या 7:30 बजे शुरू हो जाते थे। वो उसमें बहुत सारी चीज जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन, सोसाइटल इश्यूज, वो सब पढ़ना पड़ता था, और बहुत सारे नॉलेजेबल पर्सन भी है जैसे निसरीन मैम, कशिका मैम, नतीशा मैम, वो बहुत सारे मतलब पॉइंट्स देते हैं जीडी में जो मुझे भी नहीं पता था, तो मैं नोट डाउन करता था। मोस्ट फिर उसके इम्पोर्टेंट लोगों को भूल गया, देवी, तुषार, मैम उनके बारे में बताऊंगा यश। मैम, अच्छा। उनके बारे में बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। तो ओके। उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर पर, मतलब क्लास के थोड़े बाद ब्रेक लेने के बाद फिर न्यूज़पेपर पढ़ता था और एक बुक पढ़ता था, मतलब जो कोई भी, उस वक्त तो मैंने मिराकल मॉर्निंग ही पढ़ रहा था उस वक्त। तो उसके बाद पढ़ने के बाद जो नाश्ता वास्ता अपना किया, मतलब डेली का रूटीन, और उसके बाद जो 3 बजे मैं ट्यूशन करने जाता था, 3 से 4 बजे ट्यूशन करता था, और उसके 4 से 6 वॉलीबॉल खेलता था। फिर शेड्यूल में आ जाता साइकोलॉजी वाले क्लास, नहीं नहीं, पहले पीपीटीटी वाला क्लास, फिर साइकोलॉजी वाला क्लास, अगर इंटरव्यू होता है इंटरव्यू वाला क्लास, तो तीनों लगातार होते थे, तो 11:30 को सो जाता था, फिर से 5 बजे। ओके, सो हम फटाफट से शॉर्ट में चलते कि उस दिन साइट में तूने टीएटी, डब्ल्यूटी, एसआरटी एंड एसडी कैसे अप्रोच किया, और जो लोग प्रिपेयर कर रहे कहाँ से रिसोर्स को फाइंड आउट करके वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजी के लिए। फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, फिजिकल स्टेमिना इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेंटल, और वाइस वर्सा? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? मेरा ओपिनियन तो ये है कि मेंटल स्टेमिना बहुत चाहिए साइकोलॉजी टेस्ट में, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस का मतलब जो रहता है, प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो ज्यादा अच्छे से लिख पाओगे, पर जो क्वालिटी आएगी वो अपने में चेंज करके ही आएगी। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर एक पिक्चर आ रही है जहाँ पे एक लड़का एक लड़के को हेल्प कर रहा है, तो अगर आपने हेल्प किया है किसी को, मतलब अगर आप रियल लाइफ में भी किसी को हेल्प करते हैं, तो आप स्टोरी अच्छे से लिख सकते हो, नेचुरलिटी आएगी। अगर आपने प्रैक्टिस करके फेक से लिख दिया है, तो पता चल जाता है साइकोलॉजिस्ट को कि ये फेक करके लिख रहा है। वो अगर आपको टैट में नहीं पकड़ पाएगा तो वर्ड में पकड़ लेगा। तो ऐसे ही मतलब खुद में चेंजेस करने पड़ेंगे, और प्रैक्टिस के साथ अपने जो अटेम्प्ट्स, मतलब 12 के 12 टेट, 60 के 60 WAT और 60 के 60 SRT के अप्रोच करना पड़ेगा। तो मैंने जो पिक्चर्स देख रहे थे, मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स देखे हुए थे, मतलब इतना प्रैक्टिस कर लिया था कि पिक्चर्स देखे हुए थे, तो मैं सोच भी नहीं रहा था कि और क्या लिखना है। मुझे पता था थीम ये है, एक्शंस मेरे होंगे जो उस वक्त याद आएंगे। तो उसके लिए मैंने प्रोफेशन वाली भी एक किताब बना रखी है, मतलब नोटबुक बना रखी है कि क्या क्या प्रोफेशन है, उनका क्या क्या एक्शन है। तो उसके बाद डब्ल्यू ए टी में कुछ चीजें मैंने गलत कर रही थी पहले वाले एसएसबी में, कि मैं फैक्चुअल चीजें लिख रहा था, और बहुत सारे चीज में जिसमें क्वालिटी नहीं आ रही। तो उसके बाद मैम ने अप्रोच किया कि जब डब्ल्यू ए टी को अप्रोच कैसे करना है,
तो मैंने अच्छे से वो वाला भी चीज देख लिया डब्ल्यूएटी में। और एसआरटी में मैम ने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है विथ मोर क्वालिटीज, तो मैंने पिछले बार से 10 ज्यादा अटेम्प्ट किए थे। और एसडीटी तो मैं मैम ने रिव्यू करके ही भेज दिया था, उसको मैंने एक दिन पहले याद कर लिया था तो लिख दिया। ठीक है, तुमने बोला कि लास्ट टाइम मेरा जीटीओ बहुत बेकार हुआ था, मतलब मेरा जीटीओ बहुत अच्छा हुआ था। व्हाट आर द चेंजेस यू ब्रिंग इन जीटीओ? अप्रोच क्या थी? और जीटीओ के सारे टास्क का थोड़ा थोड़ा सा जल्दी जल्दी से बताना। जैसे कि मतलब पिछली बार में मेरा ना इंटरनल जीटीओ जो इंडोर जीटीओ होता है वो स्ट्रांग था, ना कि आउटडोर जीटीओ। पर दूसरे बार में मेरा इंडोर जीटीओ बहुत स्ट्रांग हो गया था, क्योंकि मुझे पता था मेरा आउटडोर जीटीओ उतना खास थे नहीं, तो मुझे उसमें ज्यादा एज नहीं मिलेगा, मुझे इंडोर में ही खींचना होगा जितना मार्क्स खींचना होगा। तो मैंने इंडोर में ज्यादा फोकस किया, जैसे कि लेक्चर रेट, जीपीई और जीडी, ये वाला प्रैक्टिस तो हफ्ते में 3-4 बार हो ही जाता था इस ग्रुप में, क्योंकि बहुत सारे वॉलंटियर्स भी है, जैसे कि यश भैया और कृष्णा भैया, तोसार भैया उस वक्त थे, तो मीटिंग बुलाते रहते थे जीडी जीपी करने के लिए, तो प्रैक्टिस होती रहती थी। और जो बाहर वाले टास्क है तो उसमें ये होता था कि जो पिक्चर्स पीडीएफ में होते थे निशिन मैम ने भेज रखे हैं, उसमें मैंने सोच रखा था कि क्या क्या करना है, अगर ये वाले स्ट्रक्चर्स आ जाए तो क्या क्या करना है। और जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होता था उसके लिए मैंने डेली रनिंग स्टार्ट कर ली, पुशअप्स वगैरह करने स्टार्ट कर दिए, तो मैंने एक 11 कर लिए थे इस बार। पिछली बार 7 किए थे, इस बार 11 कर लिए थे। और जीपीए में भी कुछ चीजें मायने लगती है, जैसे कि टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वो वाले फैक्टर्स में कोई नहीं बोल रहा था। मतलब पीआर भी थे इसमें, मेरे ग्रुप में पहले वाले स्क्रीनिंग में 4 पीआर थे और दूसरे वाले में 2 पीआर थे, फिर भी उन्होंने स्पीड, टाइम, डिस्टेंस को इतना ये नहीं दिया है। पर मैंने उस वक्त बोला था, उस वक्त मुझे लगा कि मुझे कुछ एज मिल रहा है जीपी के दौरान। और उसे छोड़कर आउटडोर टास्क में ग्रुप डायनामिक मैटर करता है। अगर आप ग्रुप को लेकर रहे हैं, मतलब आप सोल्यूशन नहीं भी दे रहे, अगर ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा मार्क्स मिलते हैं उसके लिए, क्योंकि जीटीओ देख रहा है, कुछ ना करने से अच्छे ग्रुप को सपोर्ट करो। ओके, तो मैंने ये सीख कर गया था। वेरी गुड। इंटरव्यू का बताना थोड़ा सा ब्रीफली कि वंस यू एंटर्ड कैसे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आए और हाउ यू डील ऑल द क्वेश्चंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यू नो जब हम इंटरव्यू भी लेते हैं तो हम बहुत लोगों को देखते हैं कि यार उनके पास बहुत सारी अचीवमेंट्स है, बट वो उस प्लेट तक लेके नहीं आ पा रहे, उसको यू नो द वे ऑफ आंसरिंग, द आर्ट ऑफ आंसरिंग एंड टैकलिंग द क्वेश्चंस, वो कहीं ना कहीं उस बच्चे में मिसिंग होती है ना। तो जीटीओ ये इंटरव्यू ने ग्रिल किया था, नहीं किया था, इस पे भी थोड़ा सा बताना, और कैसा हुआ था ओवरऑल इंटरव्यू। हैंड ओवर। हाँ, मेरा इंटरव्यू पीआईक्यू से स्टार्ट हो जाता है, तो पीआईक्यू मैंने अच्छे से इस बार फॉरवर्ड कर लिया था कि क्या क्या अचीवमेंट रखना है, क्या क्या नहीं रखना है। अंजलि मैम ने अच्छे से दिखा लिया था ये रखना है, ये नहीं रखना है। तो उसके बाद जब मैंने एंटर किया और मेरे किताब का जो पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, वो उन्होंने वही पूछ लिया कि व्हाट इज योर मीनिंग ऑफ योर नेम। मैं खुश हो गया, मतलब स्माइल करके आंसर दिया जो पढ़ के गया था। उसके बाद सीआईक्यू पूरा पूछा, सीआईक्यू मैंने प्रैक्टिस कर लिया। उसके बाद कुछ चीजें पूछी कि जैसे कि नॉलेज के बेसिस पे कि ये बताओ कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको एक्सप्लेन करो, जो रूम में रखा हुआ है चीज उसको एक्सप्लेन करो, लेकर एक्सप्लेन करो। तो मैंने कर लिया वहीं पे सोच के, क्योंकि वो बोलते हैं टेक योर टाइम एंड बी कंफर्टेबल व्हेन यू वांट टू आंसर। तो मैंने ऐसे जल्दबाजी नहीं की कि पहले की तरह जल्दी से बोल दूं और कुछ भी बोल दूं। मैंने प्रॉपर टाइम लिया, 1-2 मिनट टाइम लिया, फिर सोचा, फिर बोला। पर जब बोला फिर फंबल नहीं किया, अच्छे से बोला। और उसके बाद ग्रिल जो सीआईक्यू फीआईक्यू थे वो अच्छे से हो गया। और जो करंट अफेयर्स थे तो वो बहुत मतलब इजी लेवल के ही पूछ रहे थे कि मणिपुर के बारे में बता दो, आफ्सपा के बारे में बता दो। तो मैंने उसको बहुत अच्छे से ऐसे की तरह बता दिया। और वो जो इंटरव्यू था बीच बीच में स्माइल कर रहा था। और जो उसने बहुत सारे इंस्टेंसेस पूछे कि ये हुआ है ना, बताओ कौन से इंस्टेंसेस में हुआ है, मतलब तुम अगर अपने फ्रेंड्स को हेल्प कर रहे हो तो कैसे हेल्प किया बताओ। लगभग 5-6 तो पूछे ही है। तो मैंने ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के वक्त कर लिया था। तभी मैं मतलब ये सोचता हूँ कि कोचिंग जाने से नहीं होता है, क्योंकि कोचिंग में ये नहीं सिखाते कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना होता है, कि सीआईक्यू ही बता देते हैं और 2-3 क्वेश्चंस बता देंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पे ये भी बताते हैं क्या क्या, मतलब तुम याद करो खुद से क्या क्या किया है तुमने। और ऐसे इसलिए मेरे बहुत मदद हुई है और मुझे इंस्टेंसेस बहुत याद आ गए, तो मैंने झटपट झटपट बोल दिया। उनको ये भी नहीं लगा कि मैंने कुछ फेक किया है, क्योंकि वो सब सारे सच सच थे, मतलब मैंने सच ही बोला है। और इंटरव्यू में ये बहुत मायने रखता है कितना सच बोल रहे हो। हाँ, कुछ 1-2 चीज मतलब झूठ में चलती है, पर बाकी बहुत मैक्सिमम 99% तुम्हें सच ही बोलना है। और उसके बाद जो ग्रिलिंग क्वेश्चन थी, ये एक थी कि व्हाई शुडंट आई सिलेक्टिव,
मतलब मैं तुम्हें क्यों नहीं सिलेक्ट करूँ? तो मैंने सोचा, मतलब 2-3 मिनट सोचा कि क्या देवी बोलूँ। ऐसे तो सबसे पूछते हैं व्हाई यू सेलेक्ट, व्हाई वी सेलेक्ट यू, एंड तुझसे व्हाई वी डोंट सेलेक्ट यू, तो ऐसा नहीं लगा कभी कि यार ये सेलेक्ट करना चाह रहा मुझे, ये तो बस एक क्वेश्चन के लिए पूछा नहीं? नहीं मैम, मुझे उस वक्त मतलब कुछ नहीं, ये बाउंसर जैसा था और मुझे इसे टैकल करना था किसी हालत में भी, क्योंकि ये ओके। मिस हो गया तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं सोचा 2 मिनट 3 मिनट, तो उसने पूछा कि आर यू कंफर्टेबल और वांट सम, इफ यू वांट सम वाटर यू कैन ड्रिंक इट, मतलब पास में एक ग्लास था। तो मैंने फिर से स्माइल किया, बोला कि सर इफ यू डोंट फाइंड मी as up to the level of the army, as the army chooses the best, so then you should not select me, you should the best out of us. तो अगर तो आपको लगता है कि हम में से कोई बेस्ट है उसको चूज कीजिए, अगर मैं अभी तक बेस्ट नहीं बन पाया हूँ, कि काबिल नहीं बन पाया हूँ, तो मुझे सिलेक्ट नहीं कीजिए। तो मैंने ये बोल दिया, मतलब मैंने ये सोचा नहीं था कि कुछ होगा या नहीं होगा, मुझे जो याद आया उस वक्त, जो मन में आया मैंने बोल दिया। तो ये मुझे अच्छा लगा, बाद में अगर अच्छा लगे हाँ सही है, मतलब ये भी कुछ गड़बड़ नहीं बोला मैंने। तो ये था एक ग्रिलिंग क्वेश्चन, और लास्ट में उसने बोला है ऑल द बेस्ट, बाकी जाओ। ओके। हॉबीज एंड इंटरेस्ट पे क्या क्वेश्चंस थे? और जैसे तू बच्चों को पढ़ा भी रहा था, तो उन्होंने नॉलेज वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुझे थोड़ा ग्रिल किया था, तो वो वाले हाँ, सारे क्वेश्चंस कैसे तूने हैंडल किए? फैमिली वाले क्या क्वेश्चंस थे? बिकॉज दोज हु आर गोइंग दे कैन आल्सो कोरिलेट विथ योर स्टोरी। तो फैमिली वाले में आप एक क्वेश्चन तो आना ही था जी, कि पापा क्यों काम नहीं कर रहे, मम्मी क्यों काम कर रही है। तो उसका मैंने आंसर्स बना दिया था कि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, पापा ज्यादा कंफर्टेबल है पापा के ग्रैंडफादर के साथ, तो उन्होंने काम कर लिया और मम्मी अपना जॉब में लग रही। तो ये मैंने बता दिया। और जो हॉबीज और ये बेसिस है, उसमें ज्यादा नॉलेज के पूछे थे कि कबड्डी में क्या कितने प्लेयर होते हैं, रूल कितना है, कैसे कैसे आउट हो सकते हैं। फिर वॉलीबॉल में पूछे कि जो वॉलीबॉल का कोर्ट का डायमेंशन क्या है, नेट का हाइट क्या है, नॉलेज के बेसिस में पूछे। और पूछे कि अगर तुम एक सिचुएशन में दे दिए, अगर तुम हार रहे हो एक वॉलीबॉल मैच, तो तुम क्या करोगे, अपने टीममेट को डांटोगे या कुछ ज्यादा करोगे? तो मैं बोलूंगा, मैंने बोला कि अगर वो टीममेट मतलब अपनी मनमानी कर रहा है, अगर मतलब सुन नहीं रहा है, तो मैं उसे समझाऊंगा कि ऐसे मत करो, कि ये टीम गेम है, अगर हार भी जाए कोई बात नहीं, पर अपने को 100% देना है। तो मैंने ये बोलकर खत्म कर दिया था। और बोला था कि अपने बेस्ट फ्रेंड में ये क्वालिटीज बताओ जो तुमको बहुत गंदी लगती है, मतलब तुमको अच्छी नहीं लगती, और एक इंस्टेंसेस बताओ जहां तुम बहुत गुस्सा हो गए थे अपने बेस्ट फ्रेंड पर, और उसमें मतलब मार धार की मतलब आ गई थी, मतलब फिजिकल ये आ गई थी। तो मैंने बोला कि ऐसे कुछ नहीं हुआ था, पर एक रेजिंग मोमेंट था कि जब मेरा वॉलीबॉल मैच चल रहा था, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच चल रहा था, तब मेरा जो सेटर था वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मैं अटैक कर रहा था, वो सेटिंग कर रहा था। तो उसने मुझे मैच एंड हो गया और हम हार गए। तो तब मुझे आकर बोल रहा है कि तुझे ऐसा करना चाहिए था। मैंने तब उसको डांट दिया था कि तू ये मुझे मैच के बीच में भी बोल सकता था। तो ये वाला एक मूवमेंट था, ये मुझे पता चला क्योंकि मैंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया था। अगर उस वक्त मैंने नहीं किया होता, तो मैं ब्लैंक हो जाता, फिर कुछ नहीं बोल पाता। तो ये थे मेरे हॉबीज और इंटरेस्ट में, यही पूछे थे सिर्फ। और जो रनिंग वाले में पूछे थे कि कितना रन करते हो, तो मैंने पूरा बता दिया अपना बेस्ट जो था, 5.27 किलोमीटर इन 22 मिनट और 23 मिनट समथिंग, एंड पेस इतना। तो उसके बाद उसने रनिंग के बारे में कुछ नहीं पूछा, छोड़ दिया। और कोचिंग वाला क्या था व्हेन यू वर टीचिंग किड्स? कोचिंग वाला तो नॉलेज के बारे में पूछ रहा था कि ये बताओ कि ये इनर्शिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में ये बताओ कि क्या क्या डिफरेंस है। और पूछा था कि तुम कैसे समझाते हो, मतलब अपने स्टूडेंट्स को कैसे समझाते हो, अगर उनको दिक्कत हो जाए तो कैसे समझाते हो। तो मैंने जो सब मतलब किए थे, मतलब अपने प्रिपेयर करते करके जा रहा था एक दिन पहले कि क्या क्या पढ़ाना है, और उसके बाद उनके लिए सैंपल पेपर भी बना रहा था। और जो प्रीवियस सैनिक स्कूल वाले को प्रिपेयर कर रहा था ना, मतलब 6 क्लास के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो मैंने उसके पीआईक्यू खुद देखे, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने उसके बाद एक दिन बाद जाकर उसे बताया था कि क्या क्या आना चाहिए और तुझे क्या क्या करना चाहिए, उसको एक प्लान बनाकर पूरा दिया था। तो मैंने बोल दिया वही सब। Don't you think, Devi, that somewhere you are also, impacting as a leader, small sense में ही, but एक 6 क्लास के बच्चे को पढ़ा के as a leader ही you are somewhere contributing. Don't you think so? हाँ मैम, ये तो है मैम, टीचिंग में सोच नहीं रहा था उस वक्त, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे लग रहा था टीचिंग मुझे नहीं करना चाहिए। पर मैंने अपने मम्मी से फिर इंस्पिरेशन ली कि क्यों घर बैठना है,
फिर मम्मी जैसे पढ़ाती है, और मेरा भी कुछ इतना ज्यादा बुरा नहीं है, मतलब एग्जाम वगैरह में मेरे अच्छे स्कोर आते हैं तो पढ़ा लेता हूँ। और जो जो नेबर थे वो मुझे खुद रिक्वेस्ट किए थे कि पढ़ा लो, तुम तो एनडीए निकाल चुके हो एक बार। और उनके भी मतलब जो पापा थे वो भी आर्मी में थे, तो वो भी ओके। सैनिक स्कूल के लिए जाना चाहता था, तो प्लीज पढ़ा लो। तो मैंने बोला हाँ मैम पढ़ा लूंगा। फिर मैंने शुरू किया। शुरू शुरू में बहुत दिक्कत आ रही थी, मतलब मुझे थोड़ा मतलब इम्पेशेंट जैसा लग रहा था कि मैं सारा पूरा रामायण समझा दूं, उसके बाद पूछ रहा है कि सीता कौन है। ऐसा ऐसा कुछ सिचुएशन था। तो मेरा मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी, फिर मैंने उसको हैंडल कर लिया। और उससे मुझे भी फायदा हुआ कि मुझे थोड़ा पेशेंस मिल गया और समझाने की स्किल भी मिल गई। Very good. So, what was the happiest moment throughout your SSB journey? जो कुछ ऐसा किया हो? हाँ, एसएसबी में मतलब जो रिकमेंडेशन वाला पार्ट था तो वो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था, क्योंकि जब मेरा जो वो जो स्पीच देने आते हैं जो एसएसबी दिए होंगे उनको पता है, जो एक कर्नल साहब आते हैं स्पीच देने लगते हैं कि अमिताभ बच्चन, अब्दुल कलाम, वो जब शुरू हो गए वो बताने के लिए, तो मेरा जो मैं उस सबको कुछ भी नहीं सुन रहा था, मेरे बैकग्राउंड में चल रहा था कि मैंने कैसे फर्स्ट डे में कैसे स्टार्ट किया था, कैसे रो रहा था कॉन्फ्रेंस आउट के वक्त, पहले कॉन्फ्रेंस, उसके बाद कैसे मैंने साइकिलिंग रनिंग और बाकी सब प्रैक्टिस किए रात रात भर जाग कर, वो सब फ्लैश हो रहे थे। फिर मेरा मतलब जो टाइम आ गया जो डिक्लेरेशन का, कि जो चेस्ट नंबर वगैरह, तो मेरे कान खड़े करके रखे थे, कब 2 नंबर के चेस्ट नंबर बुलाए, मेरा 2 नंबर चेस्ट नंबर था, चेस्ट नंबर 2 बुलाए और मैं खड़ा हो जाऊं, मैं बाकी किसी का नंबर नहीं सुन रहा था। तो मैंने ऐसे ध्यान से सुन रहा था, और उन्होंने बोल दिया चेस्ट नंबर 2, तो मेरा मतलब एक धड़कन 1 सेकंड के लिए रुक गया। फिर उसके बाद कान में बीपिंग साउंड आ गया, भाई सच में बोल दिया। फिर खड़ा हुआ, पहले तो हंसकर खड़ा हुआ और बाकी सब डिटेल्स वगैरह दिए, नाम रोल नंबर और एड्रेस वगैरह दिए, अपना प्लस वाला चेस्ट नंबर लिया, और एड्रेस वाले जो एड्रेस जहाँ पे रखा हुआ था सामान वगैरह, तो लेकर आने के लिए चला गया वहां पे। तो प्लस वाला चेस्ट नंबर को वहां पे देख रहा था और मेरे खुशी के आंसू निकल गए। तो Oh, बाकी जो लोग मेरे पास खड़े थे वो कि बोले रो क्यों रहा है, तो मैंने बोला कि पहले एसएसबी के बाद भी रो रहा था, इस एसएसबी के बाद भी रो रहा हूँ, पर डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस है। तो उसके बाद सब सही था। ये oh, वाला मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट था। ठीक है। और कॉन्फ्रेंस में क्या क्वेश्चंस पूछे थे? कैसे टैकल किया तूने? वेटिंग पीरियड था या फिर वो प्रेशर होता है कॉन्फ्रेंस वाले दिन, यार अब तो सब हो गया है अब उनके हाथ में, तो वो मोमेंट, और फिर जैसे वंस यू एंटर्ड सबके वो स्टार्स दिखने लगते हैं, तो वो हाँ मोमेंट कैसा था? मैम, कॉन्फ्रेंस में मुझे प्रेशर फील हुआ, क्योंकि मेरा मेरा 2 नंबर चेस्ट नंबर था ना, तो मेरा कॉन्फ्रेंस पहले होना था। तो मेरा जो 1 नंबर चेस्ट नंबर था वो एक पीआर था, मतलब प्रीवियसली रिकमेंडेड था। तो उसका कॉन्फ्रेंस यूं ही खत्म हो गया, मतलब 2 मिनट में खत्म हो गया। तो मेरा जो मुझे लगा अभी बुला लेंगे, मेरा पक्का 8-9 मिनट का वेटिंग पीरियड चला है। तो मुझे लगा भाई ये तो मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं या फिर लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें से दोनों में से एक है। तो तो फिर मेरिट जब के बुला, मार्क्स देखकर अब क्या लगता है? हाँ नहीं, मुझे नहीं लग रहा था कि वहां पे मुझे मतलब बॉर्डर लाइन होगा, हम्म। पर कुछ तो बात कर चल रही थी उनमें। तो उसके अब बाद मेरिट मैंने के मार्क्स से इंटरव्यू, तो ऐसा नहीं लग रहा है। नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है मैम। एसएसबी के बहुत, एसएसबी के तो रिटर्न से ज्यादा आ रखे हैं। हाँ। देन तो क्या हुआ? उसके बाद मैं फिर कॉन्फ्रेंस हॉल में जो एंटर किया, तो आंखें पूरा चमक गई, सारे के गोल्डन लाइट्स और स्टार्स देखकर मेरा मतलब दिमाग हैंग होने लगा। मुझे थोड़ा नर्वस लग ही रहा था, तो मैंने जीटीओ सर, अपने जीटीओ सर और इंटरव्यू ऑफिसर को देख लिया, वो हंस रहे थे, तो मैंने जाकर बैठ गया वहां पर। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि क्या क्या कैसे गया था, अपने आप को रेट करो कि साइकोलॉजी में कैसे गया, जीटीओ में कैसे गया, इंटरव्यू में कैसे गया। तो मैंने बोल दिया, आई हैव गिवन माई मैक्सिमम अटेम्प्ट्स इन माई साइकोलॉजी, and I don't know how the psychology is assessed, as I am not a psychologist, so I can talk about the qualities. So then after in GTO part, we all are given the task, we all did it in the particular time, within the time. क्योंकि GTO वाले ने आपने समझा रखा था कि ये अपने आप का खुद का टास्क नहीं है, ये ग्रुप का टास्क है। तो मैंने ग्रुप के हिसाब से बोला कि we did it in the time। तो उसके बाद इंटरव्यूइंग में पूछा, तो मैंने बता दिया कि इंटरव्यू में जो मुझसे पूछा गया था और मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने सारे आंसर दिए। तो ये खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि कहाँ पे लगा कि तुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो मुझे वहां पे लगा कि रिजेक्ट ना कर दे अभी। तो मैंने बोला, तब भी मैंने सच बोला कि मुझे जीटीओ में शायद ज्यादा काम करना होगा, आउटडोर टास्क में मैं ज्यादा अच्छे से सोल्यूशन दे सकता था, क्योंकि मुझे सोल्यूशन आ तो रहे थे पर लेट दे रहा था, तो उसमें काम कर सकता हूँ। तो उन्होंने पूछा कैसे करेगा, तो मैंने पूछा घर पे ही कर सकते हैं
कि ज्यादातर जो बेड हो गया, टेबल हो गया, उनको स्ट्रक्चर्स के हिसाब से देखकर ब्लू रेड इमेजिनरी बनाकर अपना सोल्यूशन बना के अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वाला मैम ने भी बताया था अपने बीटीओ वाले क्लास में कि ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने भी ये 2-3 बार किया है प्रैक्टिस, तो मैंने बोल दिया। तो उसके बाद वो भी स्माइल करने लगा, जो जो बहुत खड़ूस जैसा दिख रहा था वो भी स्माइल करने लगा, मतलब जो पूछ रहा था मुझे। तो उन्होंने फिर मुझे बोल दिया थैंक यू, यू कैन गो नाउ। तो खत्म हो गया ऐसे। ओके, सो जिस दिन मेरिट लिस्ट आई, किससे पता चला और वो मोमेंट क्या था, और फैमिली का इमोशन, वो दिन, वो डेट याद है जिस दिन हाँ मेरिट हाँ आई? मैम, हाँ मैम। मैम पहले तो मैम जो 29 जुलाई को रिकमेंड हुआ मैंने, तो हाँ। उसके बाद तो अपने मेरिट आने में बहुत टाइम लग गया मुझे शायद, क्योंकि मैं हर डेट में चेक कर रहा था कि कब मेरिट आएगी, कब मेरिट आएगी। और मेरा तो वेटिंग पीरियड ऐसे भी ज्यादा था, तो मुझे लग रहा था भाई मेरिट आउट ना हो जाओ अब बस, क्योंकि हम्म। मेडिकल तो फिट था मैं। तो उसके बाद 10 अक्टूबर को मेरिट आ गई। हम्म। तो मुझे भी ऐसे ही पता चला, मुझे एनसीसी का एक काम मिला था, तो मैं कॉल करके बात कर रहा था, तो मुझे देखा कि ग्रुप में कि मेरिट आ चुकी है। तो मैंने खोला, मतलब किसी को कुछ बताया नहीं, मतलब फैमिली को कुछ बताया नहीं, अपने आप से खोला। फिर अपना नाम सर्च करने लगा, दी वी देवी सर्च कर लिया। तो रैंक 129 देखकर मैं बंद करके रोने लगा फिर। तो मैं माँ आकर, माँ फिर वहां पे ट्यूशन कर रही थी दूसरे कमरे में। तो उन्होंने आके पूछा क्या हुआ, तो मैंने बोला मेरिट मेरिट आ गई। तो क्या हुआ ना, ऑल इंडिया रैंक 129 आ गई। तो उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। तो दीदी ने भी बहुत मतलब प्यार किया कि ऐसे तू कर सकता था, तूने कर दिखाया है। तो और बाकी सारे लोग, मतलब मिनिमम 50 से 60 कॉल्स आए हैं उस दिन मुझे। मतलब मेरे 6th क्लास के क्लास टीचर ने मुझे कॉल किया था, जो ट्रांसफर होके कब से चले गए थे। तो प्रिंसिपल सर और अपने असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं अभी, उन्होंने भी कॉल किया था जेएनबी में। तो ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन। उसके बाद फिर अभी जॉइनिंग लेटर की ये है कि कब आएगी। ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हेन यू कनेक्टेड विद द अंतिम पग, डेफिनेटली इट्स अ फैमिली, एंड देवी हम तेरे को कभी तो भूलेंगे नहीं, और तू भी। I just want to, make you people, especially you, to recognize all those who contributed in your journey. उन सबके लिए अगर कुछ बोलना चाहेगा, definitely we will, cut it out and send it to those people who somewhere on the other side कहीं तो हैं, but उन्होंने contribute किया है. I will not take all those names, but I just want you to, just share your piece of success to all those things. Hand over. तो जैसे कि मैं हमने बताया, अंतिम पग एक कोचिंग नहीं है, एक फैमिली है। और ये सच बात है, मैम सिर्फ नाम को बताती है 10 दिन का बैच लिख रहा है, पर ये पूरा एसएसबी जब तक आप रिकमेंड ना हो तब तक चलता है ये क्लासेस। जब जब तक आप कंप्लीटली फुलफिल ना हो अपने नॉलेज के साथ, अपने पर्सनैलिटी के साथ, तब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें डिफरेंट डिफरेंट लोगों से सीखा है। जैसे कि तोसार भैया से मैंने हम्बलनेस और सपोर्टिवनेस सीखा है, कि रात के 12 बजे 12:30 बजे मुझे डाउट होता है, मैं तोसार भैया कॉल करता हूँ, वो उठाते हैं, फिर बोलते हैं कि ये होता है। मतलब इतना ज्यादा सपोर्टिव थे वो। और उसके बाद अभिषेक भैया और आशुतोष भैया से डेडिकेशन और डिसिप्लिन का, ड्यूटी के टाइम पे होते भी वो एसएसबी के लिए टाइम निकाल रहे थे और पूरा प्रॉपर परफॉर्मेंस दे रहे थे। और उसके बाद जो अपना नतीशा मैम, कस्तिका मैम, निसरीन मैम, उन्होंने उन्होंने तो बहुत सारे नॉलेज दिया है, क्योंकि उनके जीडी के टाइम पे और जो लेक्चर टाइम पे जो पॉइंट्स वो बोल रहे थे, मैं सुनकर ही हक्का बक्का रह रहा था। और निसरीन मैम ने तो स्पेशली मुझे ओआईआर और जो बाकी चीजें होते हैं, जो पीजीटी एचजीटी वगैरह, उसको भी सेंड किया था पर्सनली। और जो मोटिवेशन के लिए मुझे कृष्णा भैया थे, वो भी उड़ीसा से हैं, तो बीच बीच में कॉल कर रहे थे कि तू कर लेगा, तू कर लेगा अपने से। और कृष्णा भैया हो गए, मुस्कान हो गई, और यहाँ पे कि मेरे इंडिया वाले हो गया, और जो दीपक हो गए, और जो अमन हो गया, ये बाकी, और अभिषेक, बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे किया। और मेन चीज ये है कि जब मैं बीच बीच में डिमोटिवेट हो जाता था ना, मतलब मुझे लग रहा था कि नहीं होगा, एक एक 2 दिन परफॉर्मेंस डाउन चला जाता था, मुझे नहीं होगा, तब आते थे मतलब ये लोग मुझे देने की, तू कर सकता है। दे बिलीव्ड इन मी, बिकॉज ऑफ देम आई गॉट दिस रिकमेंडेशन। क्योंकि ठीक। अगर वो उस दिन मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं शायद आज तक टिका ही नहीं होता। तो वेरी गुड। सो देवी, लास्ट क्वेश्चन, ऑल दिस थ्री, ये हम हमारा एक फिक्स क्वेश्चन हो गया, तीनों बैच में सबसे अच्छा बैच कौन सा लगा? तीनों मैच में अब मुझे आंसर पता है। मतलब तो मैं 2 बैच को मतलब रखूंगा, 2 बैच बहुत अच्छे थे।
तो पहला तो कंटेंट वाला, क्योंकि वो सुबह सुबह होता था और जिसके वजह से मेरा कंसिस्टेंसी बना रहता था कि मुझे सुबह के भाग के ये वाला क्लास भी अटेंड करना है। और उसके बाद भी मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत हो गई थी। जिस दिन कंटेंट वाला क्लास ना हो तो मैं सो जाता था। तो वो वाला क्लास में रखूंगा नंबर 1। तो साइकोलॉजी वाला 2 था, क्योंकि साइकोलॉजी इस तरह मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया आज तक। सब मुझे अपने बेस्ट के बारे में बोल रहे थे कि तुझमें ये बेस्ट है, कि तू बहुत अच्छा कर रहा है टीएटी स्टोरीज में, ये अच्छा कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है। किसी ने मुझे कमियां नहीं गिनाई। तो ये पहला मतलब ब्याज था जहाँ पे मुझे कमियां गिनाई गई और मैंने उस पे काम किया और हो गया ठीक ठाक। अच्छा, ठीक है। देवी, तेरे जैसे डेडिकेटेड लोग बहुत कम आते बैच में, तो सुबह ना बहुत लोग ऐसे आते हैं जो सोते थे क्लास में, तो उनको कैसे उठाया जाए? कुछ है फॉर्मूला उसके लिए? क्योंकि आधे लोग वो सुन रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आई वांट टू कन्वे कि सुबह से उठ के आना होता है। और देवी ने कंटेंट का जो लेवल बनाया, आई विश देवी कभी ना एक दो वीक के लिए जब मैं जीडी कराऊं तो आना। इन लोगों को थोड़ा सा गिल्ट होगा ना कि एनडीए के सामने नहीं बोल पा रहे, तो सीरियस और टेक वाले थोड़ा पढ़ेंगे, है ना? तो उसके लिए नहीं मैम, क्या कर सकते हैं? ब्यास में तो बहुत ही सारे नॉलेजेबल भैया, आशुतोष भैया, निसिन मैम, इनके सामने बोलना ही बड़ी बात थी। पॉइंट रखना तो दूर की बात। तो उसके बाद जो सुबह नहीं उठ पा रहे उनके लिए मैं भी यही सोच रहा था कि वो जो 5 दिन के प्रोसेस है ना, उसके लिए तुमको 120 या 130 दिन देने पड़ेंगे। अगर ये एक मतलब कोशिश नहीं करोगे तो वहां पे एक काश बन जाएगा। काश मैं ये कर लेता तो ये अच्छा हो जाता। तो ये कोशिश तो करनी पड़ेगी। जब वो रिजल्ट आएगा ना, जब टेस्ट नंबर बुलाया जाएगा तुम्हारा, तब वो तुमको याद आएगा कि मैंने किया था, तब मुझे मिलना चाहिए। क्योंकि अगर तुमने नहीं किया होगा कुछ, तुमको भी गिल्ट आएगा कि मैं कर सकता था इससे अच्छा। तो ये से लगकर रखना चाहिए। और एक और चीज, जैसे सब ना साइट में पहले आते, तो मैंने देवी को बोला था कि देवी, आई डोंट वांट कि तेरा ये जो नॉलेज वाला है कंटेंट, वो तू नहीं छोड़ेगा। और देवी ने शायद उस टाइम नॉकिंग द डोर था, और देवी ने तो मेरी बात मान लिया था और उसने ज्वाइन कर दिया था। बट अगर हम अभी किसी को बोलते हैं, उन लोगों को पहले पता नहीं है कि कंटेंट बैच है क्या। सब ऐसे जीटीओ साइक इंटरव्यू होता है। सो हम इंडोर को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग करके जाते हैं। सो अगर शायद देवी, डोंट यू फील दैट अगर तू वो नॉकिंग डोर आज तेरा फेवरेट बैच बन गया कंटेंट है, उस टाइम अगर तू ज्वाइन नहीं करता, तो डू यू फील कि तेरी परफॉर्मेंस कवरेज आती है, या फिर सही भी मैम जेन्युइन? पहले क्लास में तो मुझे भी नहीं लग रहा था मैम कि कंटेंट वाला क्लास क्या ही होगा, मैं खुद पढ़ लूंगा। तो पहला क्लास ज्वाइन किया मैंने। उसके बाद पता चला कि क्या क्या चीज हो सकते हैं। कि जैसे कि मैम ने तो पॉइंट बताए बताए, तुम खुद रिसर्च कर रहे हो, खुद से कोटेशन डाल रहे हो, और बाकी जो लोग हैं उनके कोटेशन और पॉइंट्स भी लिख रहे हो। तो बहुत सारी चीजें, नॉट ओनली इन द इंडोर जीटीओ, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द इंटरव्यू पार्ट। कि इंटरव्यू के नॉलेज में बहुत ईजी हो जाते हैं तुम्हें आंसर करने के लिए, कि यहाँ पे जो पढ़ा हुआ। क्योंकि यहाँ पे डेली पढ़ाया जाता है कि क्या क्या फैक्ट्स और फिगर्स भी मुंह पे याद रह जाते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट चल रही है। रिसर्च में कितना परसेंट जीडीपी का? 0.6, 0.06। Good. Last but not the least, Devi, what is the holistically SSB? अगर मैं तेरे को बोलूँ कि यार ओवरऑल जो लोग भी जा रहे हैं, और देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर कंसिस्टेंटली सीइंग द फेलियर, तो उनके लिए तू क्या एडवाइस देना चाहेगा? कि और प्लस कि यू नो, इन व्हाट इज योर ओपिनियन, हार्डवर्क मैटर करता है या फिर कंसिस्टेंसी मैटर करती है? देखो, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क में अगर चूज करना हो तो मैं हार्ड वर्क को चूज करूंगा। क्योंकि अगर आप 160 दिन भी दे रहे हैं और हार्ड वर्किंग के साथ दे रहे हैं, तब भी आप रिजल्ट लेकर आ सकते हो। अगर आप कंसिस्टेंटली हो, एक चैनल से जुड़े हुए हो और एक कोचिंग के साथ जुड़े हुए हो, 2 साल 3 साल हो गए पर आप मतलब मेहनत नहीं कर रहे, आप उसे कैजुअली ले रहे, तब भी नहीं होगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब एसएसबी जो एक प्रोसेस है, उसको टेस्ट की तरह मत देखिए। क्योंकि आपको डेली अपने आप में कुछ इंप्रूवमेंट करना होगा। मतलब आप अपने दोस्तों के साथ बिहेवियर हो गया हो, मम्मी पापा के साथ बिहेवियर हो गया हो, अपने आप में फिजिकल चेंज जो करना है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल टफनेस के साथ प्रैक्टिस भी बनाए रखना होगा, तब जाके एसएसबी निकलता है। मेरे हिसाब से तो यही है। कोई कोई बोलता है कि कोचिंग जाकर रट लेने से भी हो सकता है, पर मेरे हिसाब से यही है, डेली चेंजेस करना पड़ेगा। Okay, so this is the ending note. Before that, but Devi, thank you so much कि तू हमसे जुड़ा। मतलब there are lot of people ना कि वो हमारी फैमिली की तरह बनते, बट मुझे पहली बार खुशी हुआ कि एक बच्चा, शायद हम एक मिले थे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही कहीं पे, है ना, और फिर ये वापस आया, एंड आई फील लाइक यार ये अभी तक एकेडमी क्यों नहीं है? क्योंकि देवी के अंदर कुछ ऐसा ग्रेव नहीं था कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए, बट देवी ने स्टिल हमें एक चांस दिया कि ओके मैम, आई एम रेडी टू, आप जो लोगे मैं
कर दूंगा. So thanks for believing in us, Devi, and more than that, yes ma'am, yes ma'am. so ऐसे नहीं अच्छा all the ऑफिसर best बनना for है. your future journey. Last में जिसको कोई भी डाउट है या जिसको भी 5 मिनट बात करनी है देवी से, हाँ, so definitely you can talk to him. हम ओपन कर देते हैं mics. Do it fast. Anyone has any question? सबसे पहले राणा ही आएगा, देखा मैंने बोला था. हाँ राणा, ओपन योर कैमरा. हेलो मैम. हाय देवी भाई, कांग्रेट्स. मैम मुझे अरे कांग्रेचुलेशन टू यू राणा सर रिकमेंडेशन के लिए. मैम मुझे एक चीज बोलनी थी इसके लिए कि जैसे मेरी एसएसबी नजदीक आ रही थी ना, तो मेरे पास ना टाइम नहीं था. मैं एक बहुत वो था, एंग्शियस था कि यार मेरे को तो जीडी मतलब जी में कि भाई यार सुन एक फेवर चाहिए. तो इसने बोला हाँ हाँ बताओ. मैंने बोला भाई जो लेक्चरेट और कंटेंट की नोट्स है वो प्लीज दे दे. तो मैम इसने बिना कुछ सोचे लेक्चरेट कम से कम 80 MB का पीडीएफ बनाया इसने, कंटेंट का 196. तो मैम दैट सेल्फलेसनेस ना, मैं सोचा कि भाई यही है बंदा. और मैम वेल डिजर्विंग रिकमेंडेशन. एंड थैंक यू देवी भाई, तूने वो शेयर किया. मैंने वो पढ़ा था, मतलब आधे पढ़ा था बट पढ़ लिया था. एंड दैट हैड हेल्प मी इन दैट जीडी टू ओवरकम ऑल दोज पीपल व्हिच आर इन माय ग्रुप. थैंक यू सर, आपसे तो बहुत कुछ सीखना है मुझे. आप बहुत डेडिकेटेड हो सर, आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने. अरे मैंने तो भाई इंटरव्यू में बताया था कि मैंने टैट की स्टोरीज कैसे लिखी है. मतलब मैम ने तो सिखाया ही है बट 4 बंदों से सीखा हूँ. मैम को भी पता, मैंने बताया हुआ है कि फर्स्ट स्टिमुलस लाना है, वो अभय का लाना है. नॉर्मल एक्शंस, तुषार की थीम नॉर्मल सी थीम पकड़नी है, एक्शंस देवी के डालने और आशुतोष सर की तरह आउटकम लाना है, बस खत्म. तो मैंने भाई यही किया है सच में. तो एज मैम जैसे आप बोलते हो ना, सीख तो आप किसी से भी सकते हो. तो इससे तो मैम मैं बहुत कुछ सीखा हूँ. इससे मोस्ट प्रोबेबली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने सीखा होगा. देवी स्टोरी बोलने वाला भाई, सबके कान खड़े, सबके प्लान ओपन. और इसकी स्टोरीज में इसकी मैम इसकी स्टोरी में सबसे बढ़िया चीज, दे पैक देयर लंच. मतलब ये खाना नहीं बोलता था. दैट वाज वेरी गुड मैम. खाना और वो लंजेस मैंने तो बोलता देख अब रुक जा जरा. सब बैच ज्वाइन कर लेते हो, सोचते हैं कि हम रिकमेंडेशन ले लेंगे. बट जो मैं डेली होमवर्क देती हूँ, देयर आर वेरी फ्यू पीपल. तुषार के अंदर खौफ और इसके अंदर खौफ मैंने पहली बार देखा कि नहीं भाई रात तक करना है, क्योंकि सुबह होमवर्क मिलता है, रात तक क्लासेस चलती है और फिर वो लोग करके सुबह 7 o'clock आते भी थे रिवाइज करके. इसीलिए मैं बोलती हूँ वो बैच इतना बेस्ट था कि मैंने 1 महीने में पढ़ाया. बिकॉज मैंने ये नहीं सोचा कि भाई ये रिकमेंड हो जाएगा, मैंने सोचा मेरा भी डेवलपमेंट हो रहा है यार, ये लोग इतने अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आते हैं. मैंने और एक दिन ऐसा हुआ था कि हम इन्वायरमेंट का कुछ कंटेंट वो फैक्ट्स को रिवाइज कर रहे थे, तो देवी बोलते मैम ये वाला भूल गए आप. मैम ये वाला, तो वो लगता है कि यार मतलब जब आपका स्टूडेंट आपसे और अच्छा करने लगता है ना, तो आपकी भी ग्रोथ होती है. सो थैंक यू देवी, तुषार एंड एवरीवन. वो बैच मैं कभी नहीं भूल सकती, वो 1 महीने वाला. थैंक यू मैम, थैंक यू टू यू मैम. अरे मैम मैं तो उन लोगों को कभी नहीं भूल सकता, इतने सही बंदे हैं. ठीक है. अनुभव इज ऑल्सो, अनुभव वेयर आर यू? Anubhav is also going for MBA entry and he has last attempt. So what advice you want to give? Anubhav, what is your query? Devi sir, first of all. नहीं getting recommended. Thank you भाई. भैया लाइक टीएटी में जब आप पहले अटेम्प्ट में गए थे तो उसमें कुछ छूटा था, लाइक साइड पोर्शन में लिखने के चक्कर में कुछ एसआरटी छूटी हो? हाँ मतलब एसआरटी तो छूटी थी. मतलब मेरे तो 30 एसआरटी छूटी थी. मैंने 31 ही किए थे सिर्फ पहले एसएसबी में. और टैट मैंने किए थे, सब कंप्लीट किए थे, पर ये नहीं किया था कि क्वालिटी चेक करने से मेरा नहीं हुआ था. मैंने सिर्फ लिख रखे थे टैट. ऐसे मतलब पता नहीं था क्या सही है क्या गलत है. डब्ल्यूएटी मैंने तो बता दिया कैसे गड़बड़ किया था मैंने पूरा. और एसडीटी जो बनी बनाई होती है, मतलब जैसे सब करते हैं रट के चला जाना, मैंने उसे रट के चला गया था पहले एसएसबी में. और तो मैं कह रहा था सर लाइक मुझे सोचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है एसआरटी समय, लेकिन मेरी हैंडराइटिंग स्पीड बहुत कम है, कसम से बहुत ज्यादा कम है, हो ही नहीं पाता है. मैम इन्हें बताओ यार, हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती मैम. इनको जो बताओ नितिन मैम के साथ को रोल मेरे के बारे में बताओ, वो पूरा स्टेनो लिखते थे. उनको भी रिकमेंडेशन आ गई भाई, हैंडराइटिंग मैटर नहीं करते. वो साइकोलॉजिस्ट का काम ये पढ़ना तुम्हारी. नहीं एक्चुअली क्या है कि मेरा छूट जाता है लिखते लिखते, मतलब स्पीड बहुत कम है मेरी.
ओहो, आपको तो ये तो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है भाई। आपको मॉक लगाने पड़ेंगे बहुत सारे, 3-4 तो लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। ये वाला राइटिंग वाला पार्ट आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, क्योंकि जो मसल पावर होती है ना, मसल मेमोरी, वो राइटिंग प्रैक्टिस से ही आती है। ये आप सोच के भी नहीं कर सकते कि मैं सोच रहा हूँ कि टीएटी के ये वाला थीम हो सकता है। आपको लिखना पड़ेगा उतनी देर, तो उसके बाद ही आएगा ये वाला। तो मैंने तो ऐसे ही किया था। Okay, another Swami, and then Muskan, and then we will wind up. Do it first. Congratulations, Devi, first of all. अरे स्वामी, और यही, थैंक यू थैंक यू। मेरा Devi एक Swami is going to be the next Devi 2.0. इसके अंदर जो change आया है इस बार, मतलब in sense of psych and everything, and he is also, you know, working स्वामी very. सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है मैम, ग्रुप में मैं देख रहा हूँ। सबसे ज्यादा स्वामी एक्टिव रहता है। और उसका भी 32 एसएसबी था ना, मतलब मेरे पहले वाला। आपने बोला था कि वो रिकमेंड हो जाएगा तो मैं जाकर मिल जाऊंगा, पर इस बार पक्का है भाई। इस बार तुम्हारे हार्ड वर्क देखकर मुझे लग ही रहा है भाई, रिकमेंड होने वाले हो भाई। पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहना फिर। बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी रिपीटर्स की ग्रुप डिस्कशन होते हैं, सारे एक साथ डेस्परेट होते हैं बिल्कुल बोलने के लिए, और ऐसे हाथ भी मारते हैं। मैंने देखा है मेरे ग्रुप डिस्कशन में एक दूसरे के ऊपर हाथ मार रहे थे। तो रिपीटर्स की ग्रुप डिस्कशन आपने कैसे हैंडल किया? तो मैं बता रहा हूँ, पीपीटीटी वाली ग्रुप डिस्कशन में मेरे 4 पीआर थे, 4 प्रीवियसली रिकमेंडेड थे मेरे ग्रुप में, और उसके साथ बाकी सब रिपीटर्स थे। तो वहां पे भसड़ मची थी। पर एक टाइम आता है कि बीच में एक साइलेंस जरूर रहेगा। एक साइलेंस बीच में जरूर आना ही है, तुम उसको वेट करना है। तो बोलते रहना है। एक दो टू वेज है कि आप अपने लिए स्पेस बना सकते हो। एक तो है साइलेंस ढूंढ लो कि कब वो साइलेंस है, तब आप लपट लेना वो अपॉर्चुनिटी को। और दूसरा है कि जो सपोर्ट करके कर सकते हो कि पास वाले जो ज्यादा बोल रहे हैं उसको सपोर्ट कर देना है जोर से, कि ये जेंटलमैन यू आर गोइंग राइट एंड आई वांट टू सपोर्ट यू, लाइक योर पॉइंट इज वेरी वैलिड, ऐसे कह के कुछ सपोर्ट करना है। उसके बाद अपना पॉइंट दे देना है। तो ऐसा कुछ नहीं, आपको टाइम नहीं मिलेगा। वो 20 मिनट का जीडी होता है, तो रिपीटर्स भी जिसके पास कंटेंट नहीं हो वो बंद हो जाता है 10 मिनट के बाद। जो जिसके पास कंटेंट हो वो सिर्फ बोलता रहता है 20 मिनट तक। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट में भसड़ हो जाए और लास्ट में भी भसड़ ही रहे, वो बंद हो जाता है बीच में। So at last content is power, है ना? आखिर कंटेंट इज तक वही पावर मैम। टिकेगा जो जिसके हाँ पास मैम, कंटेंट होगा। ठीक है। कंटेंट इज बैकबोन मैम। Okay, any other questions, Swami? और कौन सी स्क्वाड्रन एनडीए में चूज करोगे? ये तो जो मिलेगा भाई, पर हंटर मिल जाए तो अच्छा। हंटर में बियर्ड जरूरी है ना? मूछे मूछे। हाँ, तो हाँ रखेगा। हाँ हाँ मैम, वही तो, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। अच्छा, चार्ली इज डूइंग वेरी गुड, वो भी देख सकता है। बाकी जो भी है सॉर्ड ऑफ ऑनर तो अंतिम पग पे आना चाहिए, हाँ जय है मैम। ना? ओके, लास्ट क्वेश्चन। सो वेयर इज मुस्कान? यू वांट टू से समथिंग? मैम आई वांट टू आस्क देवी कि भाई मैम का फेवरेट स्टूडेंट कैसे बनते हैं, क्या ट्रेट्स हैं? बता थोड़ा, अटक गया। सॉरी मैम, वो थोड़ा हाथ लग गया डिक्लाइन में। मैम मैम मैं स्वामी यार स्वामी आने वाला है रिकमेंडेशन, उसका पॉडकास्ट आने वाला है। हाँ, हम उसको देवी 2.0 ही बोलते हैं, एकदम तेरे जैसा है। मैं ही बोल रही थी कि मैम का फेवरेट स्टूडेंट कैसे बनना है, तू बता। क्योंकि मैम कंटेंट कम बताती है, देवी की तारीफ ज्यादा करती है। ये क्वेश्चन कट करते क्योंकि 2 बार देवी। अब मैं जा रही हूँ भाई। अरे मैम पता नहीं, पर ये ईमेल का कुछ है, कट जा रहा है। तो मैम का फेवरेट स्टूडेंट ये तो पढ़ के ही बनना पड़ेगा। आप तो है मैम के फेवरेट, आप ही तो है मैम के फेवरेट, मुस्कान जी। जब मैं आप ना आए तो मैम पूरा ग्रुप में बता देती है मुस्कान को बुलाओ। जब मैं क्लास कर रहा था, तो आप तो है फेवरेट। दूसरी वाली फेवरेट हूँ मैं, अरे नहीं मेरे वाली जैसी नहीं हूँ। नहीं मैम। चलो, any other questions? Okay, with this note, signing off everyone, and we wish you all the best for your future, Devi. Jai Hind. हाँ मैम।